फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंक्च लक्षणम। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आप जीतेंगे पर। सबसे पहले तो आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन करने का मन कर रहा है, क्योंकि कल जो मैंने वीडियो बनाया था, मैंने यह सोचा था कि कहीं आप भटक तो नहीं गए हैं, लेकिन 1500 से ज्यादा लोगों के कमेंट देखकर यह सीना गर्व से फूला नहीं समा रहा, और इसीलिए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं। वरना लास्ट में मैं बोल के गया था कि मैं ऐसे मुद्दों पर वीडियो बनाता नहीं हूं। मैं जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक छोड़कर, जहां भारत के ऊपर टैरिफ लगने वाला है, मैं जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक छोड़कर, जहां भारत 4 फ्रंटों से लड़ने को तैयार है, मैं इस पॉलिटिक्स में फंसा हुआ हूं। आप मेरी मजबूरी समझिए। आई एम अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, और मैं क्या बता रहा हूं सिर्फ किस लिए? क्योंकि मैं अंदर से हृदय मेरा परेशान है, क्योंकि भारत माता परेशान है। लेकिन दिल से एक बात ध्यान रखना, जितने भी दर्शक हैं या जो हमको पसंद नहीं करता, वो भी, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे, यह अंतिम सांस तक चलेगा। और भारत, हम शर्मिंदा हैं, गद्दार देश में जिंदा हैं। और यहाँ पर हम आज यूं ही नहीं खड़े, अभी ये तमाशा तो शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी, अभी ये तमाशा शुरू हुआ है, ये अभी पिक्चर बाकी है। और इस पिक्चर का जब तुमको अंदाजा होगा, तो तुम भी वो बांग्लादेशी की तरह या किसी और मुल्क की तरह असाइलम लेके कहीं और भाग जाओगे। यह भी मेरी अंतिम सांस तक चलेगा, ध्यान रखिएगा। मैंने वो वीडियो जो कल बनाया था, वो इसी परिप्रेक्ष्य से बनाया था कि हो सकता है ये कुछ सोचें बदलेगा, और हो सकता है लोग राष्ट्र को पहले रखें। 30 जुलाई है, याद करिए 1947 को, उस दिन को। ये मैंने यूं ही नहीं लगाया है, आज हमारे देश में इसको एडॉप्ट किया गया था। इस तिरंगे के नीचे, ये ना, वो सुनिए ना कहावत के, तिरंगे के नीचे खाते कसम झुकने ना देंगे जब तक है दम, और तुमने खुद इसको झुकाया है। आज खुद ये झुक रहा है विदेशी शक्तियों के सामने। एक एक धागा खोलूंगा, बिना सबूत के नहीं आया हूं। ध्यान से देख लीजिएगा मेरे प्यारे जाबाज, यह वही तिरंगा है जिसके नीचे भारत का हर हिंदुस्तानी, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी तरीके का व्यक्ति हो जो भारत में रहता है, वो इस तिरंगे के लिए जीता है, इसी के लिए मरता है। लेकिन आज इसको गाली दी गई है, और उसका सबूत आपने देखा होगा, आगे और दिखाऊंगा। ध्यान रखना, यहां मैंने लगाया है कि जो शिक्षा आपको यह नहीं सिखाती कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, उस शिक्षा का कोई सेंस नहीं बनता। वो शिक्षा अगर तुम्हें इतना इंटेलेक्चुअल कर दे कि तुम्हारे इष्ट देवों का अपमान हो, तुम्हारे इस मातृभूमि पर कोई सातिर अगर अपनी सारी चालाकियां थोप दे और तुमको आपस में लड़ा दे, तो समझ जाना तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, तुमने गलत शिक्षा ली हुई है। इसीलिए मैंने संस्कृत का वो श्लोक बोला, और सरकार यही गलती कर रही है। फिर समझा देता हूं, सरकार को कठघरे में खड़ा करके बोलता हूं कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। सरकार इस पर काम कर रही है, जैन जी इस पर नहीं चलता। आप आज 2014 से पहले की चीजें जैन जी के सामने रखेंगे, उनमें गुणगान गाएंगे, दूसरों की कमियां बताएंगे, इनको कोई मतलब नहीं है इससे। वे आज में जीते हैं, यही जैन जी का मतलब है। 2014 से पहले तो यह कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आप सोच रहे होंगे बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, नेपाल नहीं बनने देंगे। आपने स्थिति देखी है दिल्ली की? आपने वो सबसे बड़ा फेलियर देखा है क्या, कि दिल्ली में 50,000 से 1 लाख लोग घूम रहा है, इंटेलिजेंस फोर्सेस को पता नहीं चली है। क्यों? हमारी वजह से, आपकी वजह से, आपके नकारापन की वजह से, आपके देश के प्रति रवैये की वजह से वे नहीं पता लगा पाए, क्योंकि वे आपको ही नहीं झेल पा रहे। यह कोई तख्ता पलट से कम नहीं है जो चल रहा है दिल्ली में। लेकिन सबसे ज्यादा जो दुख है वो भारत की सेना के लिए है। आगे दिखा दूंगा, देख लेना। ये देखिए, मैं जिस चीज को कल इंडिकेट करना चाह रहा था, खुलकर नहीं बोलना चाह रहा था, आप लोग नहीं समझे यार। दुख है इस चीज का। कहते हैं खग जाने खगई की भाषा, मैं भारतवर्षी हूं, मैं संपूर्ण सनातनी हूं। अगर मैं कोई इशारा कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा। हर चीज मैं खोलकर नहीं बताऊंगा, क्योंकि देशद्रोही भी देश में रह रहा है, वो डिकोड कर ले रहा है, आप नहीं समझ रहे। मैंने कल क्या बताई थी आपको कि असली प्रोपेगेंडा समझिए, कि विराट कोहली वृंदावन क्यों जा रहा है, सनातन का सपोर्ट क्यों कर रहा है। वो इतना बड़ा पब्लिक फिगर है कि लाखों करोड़ों लोग सनातन की तरफ झुक जाएंगे। आप नहीं समझे। आज दूसरी चाल फिर एक्सपोज कर देता हूं, अगर आप समझ पाओ तो समझ लेना। ये देख लीजिए, ये पंजाब से आए हुए लोग, भारत के संविधान ने, भारत की सरकार ने, भारत के लोगों ने, उनकी कृपान, उनकी पहचान है, उनका मान सम्मान है, उनकी पगड़ी उनकी जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
उनको यह प्रदान किया गया कि यह दिया जाना चाहिए, और उनके पास यह रहता है। देख लीजिए आज ये जो तलवारें हैं वो कहां लहरा रही हैं? जंतर मंतर पर। और ये नहीं लहरा रहे, ये लहरवाई जा रही हैं। कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, यही तो पैदा करना है। अब इसको देखकर सनातनी को रोष आएगा कि हमारी पहचान भी महाराणा प्रताप का भाला है, हमारी पहचान भी वीर छत्रपति शिरोमणि महाराज का वो बाघ नख है। उनको लेकर जब यहां सनातनी आएंगे तो क्या होगा? हम आपस में मारे जाएंगे, जैसे हमारी पुलिस और बच्चे अभी आपस में लड़ रहे हैं। अभी दिखाऊंगा सबूत। दिल अंदर से छलनी है, अगर सामने होते तो दिखाता, लेकिन आपकी ये जो रवैया है देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति, आपका एक छोटा सा लालच आज देश की सिक्योरिटी पर हावी हो गया है। और सरकार को तो मैं क्या ही बोलूं, अतिका भला ना बोलना, अतिकी भली ना धूप, अतिका भला ना बरसना, और अतिकी भली ना, ध्यान रखना मेरे भाई, ना अतिकी भली बारिश ज्यादा है अच्छी है, ना अतिकी भली धूप ज्यादा अच्छी है, ना अतिका भला बोलना अच्छा है, और ना हद से ज्यादा चुप रहना अच्छा है। आपकी एक चुप्पी नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट पैदा कर गई। सैकड़ों पुलिस वाले घायल हैं, सैकड़ों पुलिस वालों को छात्रों की आड़ में इस इमोशनल एंगल का यूज करते हुए वे भेड़िए जो देश को तोड़ने के लिए कई महीनों सालों से इंतजार कर रहे हैं, आज पुलिस वालों को बच्चों के द्वारा धर दबोचवाकर रोड पर पिटवा रहे हैं। ये इसको कहते हैं इंसर्जेंसी। ये देश की राजधानी में हो रहा है। क्या कोई पुलिस वाला या कोई आरएएफ का पर्सन अपनी आत्मरक्षा में उसको उल्टा नहीं मारेगा क्या? वही तो यहां केस बन गया कि किसी ने स्प्रे छिड़की किसी पुलिस वाले पर, उसने उसको पकड़कर दो रख दिए। और पत्थर कहां से आए? सुलभ शौचालय से। पत्थर सामने बच्चों से नहीं आए, पत्थर आए सुलभ शौचालय से। जिस पुलिस वाले की नाक पर पत्थर लगाए उसने बोला कि सुलभ शौचालय से, एकदम से पत्थर नहीं, टाइल्स आई है, टाइल्स वहां पैनी करके टाइल्स रखी गई थी जिससे वो चोट अंदर घुसे। और तब से यह अफरा तफरी मची है कि पत्थरबाजी शुरू हो गई, कि पुलिस ने डंडे मारना शुरू हो गए। अगर आप इन मंसूबों को कभी समझ पाएंगे तो हो सकता है देश की, मातृभूमि की, मेरे भारत की थोड़ी रक्षा हो जाएगी। अदरवाइज अभी डायलॉग दिखा दूंगा आपको। खड़े होकर चैलेंज कर रहा है एक आदमी वही जंतर मंतर पर पार्लियामेंट के बगल में कि तुमको शरण लेनी पड़ेगी, भारत के प्रधानमंत्री को शरण लेनी पड़ेगी। किसकी तरह? शेख हसीना की तरह। दूसरे देशों में, इस देश में तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री बूढ़ा हो गया, उसकी उम्र खत्म हो गई, और ऑलमोस्ट जितने भी लोग हैं वे सब बुजुर्ग हैं। लेकिन इसकी कीमत कौन चुकाएगा? ये अगले 10 साल में, 8 साल में आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। ध्यान रखना, वो हर राष्ट्रवादी इसको झेलेगा जो देश के साथ खड़ा था, और जिसने घात किया, भीतर घात किया, वो जब झेलेगा तब उसको पता आएगी कि हमने मातृभूमि के साथ क्या खिलवाड़ करके किस चीज को जन्म दे दिया। ध्यान रखना मेरे दोस्त, यूपी में से गुंडा राज खत्म हो गया। योगी आदित्यनाथ साहब एक बात बोलते थे चुनाव से पहले कि ध्यान रखना, आपकी एक गलती मुझे मारेगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मरना हमारा परम सत्य है, लेकिन इस देश को मार देगी तो ध्यान रखिएगा थोड़ा। और वहां जनता ने ध्यान रखा था, लेकिन अब नहीं लगता है। मुझे तो लगता है आज तक की ये फुटेज देखकर पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि देश प्रेम पता नहीं गायब हो गया क्या लोगों के दिल से, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए आप, अब प्रॉब्लम क्या है? यही दिन वो दिखाना चाहते थे कि आपस में ये जो सौहार्द है, जो भारत एक मुट्ठी की तरह बंध के रहता है, इतने धर्म, इतने जाति, अनगिनत समुदायों के साथ, यही तो तोड़ना है। कभी मणिपुर के ट्राइब के नाम पर, कभी उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करके, और आज दिल्ली में सारे के सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। आज तक इंडियन आर्मी में कोई घुस नहीं पाया था, आज वो भी हमारा सपना टूटता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मां की और बहन की गाली दे रहे हैं दिल्ली में खड़े हुए उन छात्रों के बीच में वो भेड़िए। किसको? इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी को वो गाली दे रहे हैं। देखिए हमारे देश में क्या हो रहा है। यह वही राष्ट्र है जहां गाली के बदले गोली चल जाती थी। आज भारत की सेनाओं पर जो जाबाज खड़े हैं, अपना सीना लेकर उन गोलियों के सामने, जो विदेशियों की ताकतें हैं, आज उनको घर में से गालियां पड़ रही है। क्यों? क्योंकि गद्दार घर में बैठा हुआ है। हो सकता है मेरी बातें समझ ना आए, लेकिन ध्यान रखना, बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, सत्य हमेशा जीतता है। चाहे जितने लोग खड़े हो जाना, ऐसे जाबाज भी अभी जिंदा हैं भारत के अंदर। और उसी की वजह से यह मातृभूमि, यहां देखिए क्या लिखा है, डिफेंसिंग द रिपब्लिक। The Republic of India is defended by that kind of cops। अभी सारे लोग मरे नहीं हैं, ध्यान रखना, अभी ऐसे लोग जिंदा हैं, और यही लोग भारत के रिपब्लिक को बचाएंगे, ऐसा हर राष्ट्रवादी का भरोसा है। लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्या आपको भारत की इंडियन आर्मी पे भरोसा है? लिखिए, बताइए, भारत के उन जाबाजों पे भरोसा है जो तीन तरफ से चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छाती अड़ा के खड़े हुए हैं कि देश में घुसने से पहले हमारे ऊपर से गुजरना होगा।
आज उनको गाली दी जा रही है इस देश के अंदर। कहां गया राष्ट्र प्रेम, कहां गया झूठे भारत माता के नारे लगाते हैं? कौन लगा रहे हैं? वे भेड़िए जो 40,000 बच्चों में 4 से 5,000 घुसे हुए हैं। ध्यान रखना, वे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कोई कैजुअलिटी हो जाए, यानी किसी बच्चे की मृत्यु हो जाए। और उसके ऊपर उन्होंने डायलॉग भी मारा है कि यह तो शुरुआत है। मैंने कल के वीडियो में बोला होगा, अगर आपने देखा होगा, कि पहला फेज सबसे कमजोर माना जाता है। आपने वो बीज बो दिया, इसमें सरकार का भी हाथ है कि आप चुप रहे, आपने मौका चलते बातचीत नहीं करी। इसमें सबसे बड़ी गलती है उस यूथ की जो राष्ट्र से पहले अपने स्वार्थ को लेकर खड़ा हो गया। आपको पहचानना चाहिए था कि हर बार आंदोलन होता है, सारे आंदोलन जी भी एक ही क्यों हैं? हर पार्टी एक तरफ क्यों है? देश के खिलाफ क्यों बात हो रही है? बात जब एग्जाम की है तो, लेकिन आपने वो सब नहीं सोचा, क्योंकि आपको हल्ला मचाना था। रोज में आदमी गलती कर देता है, लेकिन एक दिन 2 दिन के बाद तो आपको समझना चाहिए कि हमारा रास्ता सही है या गलत है। राष्ट्र से समझौता नहीं होना चाहिए, फिर कीमत चाहे जो हो। मेरे दोस्त ध्यान रखना, देखिए जब एक व्यक्ति को घेर लेते हैं आरएएफ को और मॉब लिंचिंग टाइप की होती है, तब यह बंदा आकर उसको बचाता है। जो पंज प्यारे थे ना, आपने नाम सुना होगा मेरे दोस्त, उन्होंने कसम खाई थी कि हम अत्याचार के खिलाफ खड़े होंगे और जिस पराकाष्ठा पे जाना होगा हम जाएंगे, भूलना मत उनको। यहां देख लीजिए, हर आदमी के मुंह पर रूमाल है। क्यों? क्या इनके मां बाप ने इनको भेजा है कि तुम जाओ दंगा करो, गाली दो सरकार को और तोड़फोड़ करके फेंक दो और मुंह पर रूमाल बांध लेना कि तुमको पहचान ना पाए? क्या कोई भारत का पढ़ने वाले बच्चे का मां बाप यह कर पाएगा? लिखिए कमेंट में प्लीज, जानना चाहता हूं। नहीं करेगा। तो फिर उनको पहचाना क्यों नहीं गया जो आपके बीच में देश को तोड़ने के लिए आए हुए हैं? यहां देखिए, पुलिस प्रशासन जो भी है, अगर आप समझाएंगे, अगर सही बच्चे को, जैसे नीट का पेपर हो गया, री एग्जाम हो गया, उसका रिजल्ट आ गया, लोग जश्न मना रहे हैं, देखिए ना यहां, क्योंकि सही आदमी को समझाओगे तो बात बन जाएगी। लेकिन जिन बच्चों ने अपना आत्मदाह कर लिया, सुसाइड कर लिया, उन बच्चों के लिए आपको आकर बात तो करनी थी। आपने बात नहीं करी, आपने हर चीज को चुप्पी उसका आंसर मान लिया, और वो आज चुप्पी देश के ऊपर भारी पड़ रही है। मेरे राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में आ गई है, क्योंकि सीआईए पूरी तरीके से सक्रिय हो गया। हर एक बंदा इंसर्जेंट के रूप में पत्थर लेकर दिल्ली में खड़ा हुआ है। सरकार को कुछ तो पैमाने तय करने होंगे, चाहे इसमें भले ही सरकार की बदनामी क्यों ना हो। ध्यान रखना, हमसे ऊपर मातृभूमि नहीं है। तुम्हारी कुर्सी से ज्यादा महत्वपूर्ण है यह देश। आज आप देख रहे होंगे, भेड़ियों की तरह हर विपक्षी दल इस तैयारी में खड़ा हो गया है कि इसको नास्ते नाबूद किया जाए। किसको पसंद है यार किसी की तरक्की? तुम्हारे पड़ोसी को पसंद नहीं होगी। यह तो पूरा देश जब रैपिड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया इस टाइम पर, किसको पचेगी यह बात? पाकिस्तान को पचेगी क्या? बांग्लादेश को या चीन को या अमेरिका को? किसी को नहीं पचेगी। आज हर जगह जाकर भारत विदेश में डिफेंस के इक्विपमेंट बेच रहा है, पचेगी क्या यह बात? इकोनॉमी 2 से बढ़ते 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 5 पर जा रही है। 2047 तक हमको विकसित होना है, वो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज एफसीआरए के लिए अमेरिका के दोनों सरकारें जो एक दूसरे की कट्टर विरोधी हैं, एक हो जाती है कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए। आप सीआईए को हल्के में ले रहे हो, क्योंकि वे पैसा ही नहीं ला पाएंगे इसमें देश में। इसलिए एफसीआरए का पहला अमेंडमेंट था, उसको रुकवाना था किसी भी कीमत पर। और वो ऐसे नहीं रुक सकता था, वो ऐसे ही रुक सकता था जैसा चल रहा है। लेकिन देश के लोग नहीं समझे। ये देख लीजिए, ये इस आदमी की शकल पहचान लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ये देखिए, इसका भाषण सुन लेना, वायरल है कि ये तो शुरुआत है, इस देश में तेरी जगह नहीं है प्रधानमंत्री, तुझे जाकर छुपना होगा। ये क्या है? इसके पीछे का मैसेज समझिए कि हम पार्लियामेंट पर चलेंगे, पार्लियामेंट में तोड़फोड़ करेंगे, मंत्रियों को निकालकर बाहर फेंकेंगे और दिखाएंगे कि तुम नेपाल से भी कमजोर हो, तुम बांग्लादेश से भी कमजोर हो। भारत कोई राष्ट्र नहीं है, इसकी इंडियन आर्मी में कोई दम नहीं है, क्योंकि गाली दी जा रही ना आर्मी को। तो मेरे प्यारे भाई, भारतवर्षी कोई ये नहीं चाहता, ये जो लोग सड़कों पर है ना, ये भी नहीं चाहते ऐसा देश के साथ करना, लेकिन इनको बरगलाया जा रहा है। और जो बरगला रहे हैं उनको ये समझ नहीं पा रहे। ये हमारा फेलियर है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। मैं कसम उठाकर कहता हूं, अगर आज सरकार में मैं प्रधान, जो धर्मेंद्र प्रधान की जगह होता, तो आज भी यह आंदोलन बंद हो सकता है, आज के आज, और इनके मंसूबे बाहर आ सकते हैं। जानते हो कैसे? आप मंच पर आइए, मंच पर आकर कहिए, मैं शिक्षा मंत्री होने के नाते इस फेलियर की, इस पेपर लीक की जिम्मेदारी लेता हूं, और मैं पद से इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे परेशान हैं। लेकिन बच्चों की आड़ में जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे इस्तीफे के पश्चात
उन एक एक आदमी को पकड़ा जाना चाहिए और इस एंगल की जांच होनी चाहिए और उनको ऐसा प्रोसिक्यूशन देना चाहिए कि 7 पुश्ते भी कांपे दुनिया की भारत में घुसने से पहले, कि भारत में कभी तख्ता पलट नहीं होते। हमारे यहां सरकारें चुनकर भेजी जाती हैं, गिरती नहीं है। अगर सरकार कोई गिरा सकता है तो वो जनता वोट से गिरा सकती है। यह लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की माता इसको कहते हैं। यहां सरकार ऐसे नहीं गिरती, यह कहना है। और आज के आज पूरा भांडा फोड़ हो जाएगा जितने भी प्रोटेस्टर्स के बीच में घुसे हुए हैं ये भेड़िए। हम देखेंगे ना, जो काम हो गया वो काम खत्म हो गया। आप देखते हैं किस बात का आंदोलन है, लेकिन मैं जानता हूं यह बात भी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा कि अब प्रधानमंत्री का इस्तीफा हमको चाहिए भाई। अब हमको प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। यह होगा, देख लेना मेरे प्यारे भाई। आपको दिखा देता हूं, देखिए महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है। महिला कौन है, कैसी है, कहां की है, भारत यह ध्यान नहीं देगा। ध्यान रखना मेरे दोस्त, पत्रकार कैसी है, क्या करती क्या नहीं करती कोई मतलब नहीं, लेकिन उससे छेड़खानी मतलब उसकी अस्मिता पर सवाल उठ रहा है। यह हो रहा है। क्या आपको लगता है नीट का तैयारी करने वाला विद्यार्थी या कोई पढ़ाई लिखाई सरकारी नौकरी करने वाला विद्यार्थी वो ऐसी हरकत करेगा? कभी नहीं। ध्यान रखना मेरे दोस्त। ये देखिए यहां पर ये पुलिस वाले को पकड़ा जा रहा है मॉब के द्वारा और यहां पर मॉब लिंचिंग की कोशिश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस जवाब तो देंगी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस बच्चों को इसलिए पीट रही हैं क्योंकि बच्चों को आगे किया जा रहा है, वे लोग गायब हैं। अब तो पूरी पार्टियां इसमें आ गई मेरे भाई। ये देखिए पुलिस वाले की ड्रेस छीनकर इस आदमी ने ड्रेस छीन रखी है और सेल्फी खींचे जा रहे हैं। अब आपको बता देता हूं, अगर आप भी आज कहते हो, इस समय भी अगर आप कह रहे हो कि ये नीट का प्रोटेस्ट है, मेरे दोस्त जनमांध हो आप और धर्मांध भी हो आप। अगर आज भी कोई कहता है कि ये नीट का प्रोटेस्ट है, मेरे दोस्त ये प्योर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। ध्यान रखना। ये देखिए हाजी अफजल, ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। ये देखिए कांग्रेस के 15 साल के फेलियर को भुनाने का यही एक मौका है, वरना वापसी की तारीख नहीं है। ये देखिए इसने इसके खिलाफ ही ट्वीट कर दिया, कांग्रेस के खिलाफ, कि साला जमीन सारी की सारी हमने तैयार करी, सब कुछ हमने करा, हमारी बढ़िया तूती बोल रही थी, बीच में आके क्रेडिट खा जाएगा क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। तो इसने इसके खिलाफ ही ट्वीट कर दिया। ये नीट का प्रोटेस्ट है। इसीलिए मैं फिर समझाना चाहता हूं सरकार को कि पुराने लेट लतीफे मत सुनाइए। जैन जी 2014 से बाद की बात पे बात करेगा। आप पुराने गुणगान करेंगे, उसको ध्यान नहीं है। उसके हिसाब के सॉल्यूशन निकालिए कि उसको कैसे शांत करना है, उसको क्या चीज चाहिए, ये आपको समझना होगा। देखिए ये चाहिए था अमेरिका को कि इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स पर केस चला जाए, चला गया ये केस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स में, और वहां से पूरे विश्व में जाएगा। अमेरिका की एम्बेसी ने, जो राजदूतावास है अमेरिका में, उसने 17 तारीख को ही डिक्लेयर कर दिया था कि भारत में बहुत बड़े प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में। उसको 17 को ही पता था मेरे भाई। विदेशी पत्रकार आपने देखे होंगे। और अब यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में यह पहुंच गया है। यह पुलवामा की हत्या पर 42 हमारे जाबाज शेरों की पाकिस्तान के द्वारा कायराना हरकत पर यह सवाल ह्यूमन राइट्स कमीशन में नहीं पहुंचा था, यूनाइटेड नेशन में, और इन्होंने प्रोटेस्ट भी नहीं किया था। लेकिन आज इन्होंने पहुंचा दिया, क्योंकि भारत की इमेज को खराब करना है ना। भारत बढ़ कैसे सकता है गद्दारों के होते हुए देश में? पुलवामा के हमले पर ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनाइटेड नेशन में यह केस नहीं गया। इन लोगों ने जंतर मंतर पर धरना नहीं दिया कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाइए, 26 लोग मार दिए पाकिस्तान ने, क्या कर रही है देश की सरकार। इस पर इन्होंने धरना नहीं किया, क्योंकि उसमें तो अपना निजी स्वार्थ नहीं था ना। यहां स्टूडेंट को विक्टिम बनाया जा सकता है, यह सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है देश के अंदर, और उसको करके देश को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि जो युवा है, जब उसमें गर्मी आती है तो दिमाग उसका काम करना बंद करता है, और उसका फायदा उठाया जा रहा है इस यूथ का। हजार बार, कई बार आ चुका है यह बयान कि जैन जी को सड़क पर आना चाहिए, यह करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलानी जगह तख्ता पलट हो गया। आज वो हो गया, आज वो हो गया। देख लीजिए आपके सामने, यह केस इंटरनेशनलाइज भी हो गया। मेरे दोस्त ध्यान रखना, यह आदमी तैयार बैठा था क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है कि आप एफसीआरए को अमेंडमेंट नहीं कर सकते, हमारे पैसे को नहीं रोक सकते। पैसा क्यों रख रहे बताऊं? ये देख लीजिए प्रेजेंट टाइम में, यह अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, करेक्ट तो यह भी नहीं है, कि लगभग 16,000 एनजीओ खुले हुए हैं, जिनमें से सोनम बांध चुके एनजीओ भी हैं, और वे 22,000 करोड़ की ग्रांट ले रहे हैं। कहां से? फोर्ड फाउंडेशन से, सोरोस फाउंडेशन से, अमेरिका से, सीआईए से। और ये किसको अफेक्ट करते हैं? भारत के अंदर हर एक मूवमेंट को, सरकार के को अफेक्ट करते हैं। ये जब रोकने के लिए बिल आ रहा है तो इसको कैसे पास हो जाने देगा अमेरिका? और आज ये लोग समझ गए कि मातृभूमि के लिए अगर खड़े होंगे
तो समस्याएं आएंगी, हमारे ही लोग हम पर लांछन लगाएंगे, हमको ही डुबाएंगे, हो सकता है मारे भी जाएं। लेकिन डोवाल साहब की बात मत भूलना कि कितने अनगिनत जाबाज इस देश की रक्षा में मारे गए, कोई उनका नाम नहीं जानता। कोई बात नहीं, हम इसी के लिए पैदा होते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इसके लिए हम जाने जाते हैं। भारतवर्ष की अपनी परिकल्पना यह रही है। देखिए, हां भाई तू बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, तेरी बात में दम है, क्योंकि तेरे को 50,000 से ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं यार वहां, तो तेरी बात में दम है। और वे 50,000 लोगों को हैंडल कर लिया उन 5,000 लोगों ने, तो तेरी बात में डबल दम है। मान गए इस बात को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए, ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है उसमें एक फोटो लगा हुआ है, ये मैं गारंटी देता हूं वहां 50% से ज्यादा जनता को यह नहीं पता ये कौन है। वे नहीं जानते ये कौन है। दोस्तों, अगर वे जानते होते ये कौन है तो बार बार वे ये, और हमारे यहां के ये कौन है, ये गवारो है दोस्तों, क्यूबा के फ्रीडम में इसका बड़ा नाम है। क्यूबा को जितने भी लोग दबे कुचले जितने भी थे उन सबको इसने एक मुकाम दिलाया, देश को खाली करवाया अमेरिका के डिक्टेटरों से। अमेरिका के डिक्टेटर वहां राज करते थे और तब से ये फेमस हुआ, लेकिन अमेरिका ने इसको क्यूबा में नहीं रहने दिया, तो इसको भाग के जाना पड़ा। बाद में इसको पकड़ लिया गया और मार दिया गया, और तब से ये फोटो हर आंदोलन पर लगता है, यानी इसका गलत यूज भी कर रहे हैं लोग। यहां देखिए, हमारे यहां के गवैरो देख लो, ये हमारे यहां के सारे के सारे, तुम बहुत अच्छे से इनको पहचानते होगे, ऐसा नहीं है कि किसी को पहचानते नहीं होगे, और इनकी हिस्ट्री भी उठा लेना थोड़ी। ये देखिए, ये पी चिदंबरम साहब हैं, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में। आज जो रोड पर सो रहे हैं कि आपने कैनन चला दिया बच्चों के खिलाफ, बच्चे तो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये वो, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो आदमी किसी पर कीचड़ ना उछाले जिसके खुद के घर सने हुए हों। देखिए ना, अगर कोई भूख हड़ताल से ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवाने लगे तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है, फिर तो संसद को बंद कर देना चाहिए। यह चिदंबरम साहब का बयान है पार्लियामेंट का। थूक के चाट गए। यही दिक्कत है कि जब आदमी को जानकारी नहीं रहती है तो वो सिर्फ हल्ला मचा देता है, राष्ट्र को समझता नहीं है। राष्ट्र को समझ ले। देखिए, ये सारे के सारे विदेशी पत्रकार हैं ये। अब एक बात कहना चाहता हूं आपसे, शाहीन बाग हो, सिंधु बॉर्डर हो, शंभू बॉर्डर हो जो अभी रोक रखा है, जंतर मंतर हो, चारों आंदोलन एक ही टाइप के हैं, लेकिन आंदोलन में आए जो लोग हैं, जो सपोर्टर हैं, जो मैंने अभी दिखाया भारत में जो गुबेरो हैं, वो सारे एक ही क्यों हैं? हर चारों अलग अलग टाइप के आंदोलन है, लेकिन यही एक टाइप के लोग क्यों हैं? एक योगेंद्र यादव है, वो दुनिया के किसी आंदोलन में वो आदमी पाया जाएगा? क्या भारत का यूथ इतना अनपढ़ रह गया कि ये बातें समझता नहीं है, या हम ही फेल हो गए समझाने में? हम ऐसा भी नहीं कहते कि भाई हम बहुत महान हैं, हम सबको ही समझा देंगे। हो सकता है, लगता है, अंदर से दुख होता है कि हम ही फेल रहे राष्ट्रवादियों को समझाने में, उनके अंदर देश प्रेम की भावना को जागृत करने में। हम भी कहीं ना कहीं फेल रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई भी हो। सरकार की तरफ से एक जवाब आ गया है कि नीट का पेपर लीक एक घोर पाप है और इस पर किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यह चुप्पी सरकार ने तोड़ी है। लेकिन क्या ये जो आपने आज स्टेटमेंट दिया है, आज इसको शाहीन, ये जो जंतर मंतर पर बैठे वो मान रहे हैं? क्योंकि उनको तो फायर मिल चुका, पेट्रोल छिड़क चुका है, उनको हाथ में तो माचिस है। अगर आप उसको रोकेंगे तो बीच में बच्चा आएगा, बच्चा मारा जाएगा, बच्चा मारा जाएगा तो देश खिलाफ होगा। अब बीच में वहां पर पंजाब से भी लोग आ गए, किसान लोग भी आ रहे हैं, अब आप क्या कर लोगे? यानी एक छोटी सी चुप्पी कितनी बड़ी देश के खतरे को जन्म दे गई। और यह सीख मिली है आगे के सभी लीडर्स के लिए कि अगर कोई बात हुई है तो बातचीत से मसले को सुलझा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो बात देश पर आ जाए। यह सीख है, अगर सीख पाएंगे तो। और आपको इसका रिजल्ट बता देता हूं, यह जो हो रहा है रिजल्ट भी बताऊंगा। देखिए, यह वही आंदोलन है दोस्तों, अन्ना हजारे का और केजरीवाल का। इस आदमी का पता नहीं है। अन्ना हजारे के आंदोलन में हम कहते थे कि तुम संघर्ष करो अन्ना, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने वहां यह नहीं कहा था कि उमर खालिद को छोड़ दो, हमने यह नहीं कहा था कि 370 को दोबारा ला दो, हमने यह नहीं कहा था कि भारत को बंगाल बना देना है या नेपाल बना देना है। भारत को बांग्लादेश बना दोगे क्या? अगर अब भी भारत का यूथ यह नहीं समझ रहा है कि हम किस विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं, तो हर फ्रंट फेल हो जाएगा समझाने के लिए। यह इसका रिजल्ट था कि इन्होंने मां की, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की, खानदान की कसम खाई थी कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन में आए, कभी राजनीति में नहीं आएंगे। यह आदमी 2 से 3 बार मुख्यमंत्री रहा है। इसके वीडियो भी वायरल होंगे, जो मजाक उड़ाते थे अंदर की कैसे बोलना है कि हमने बहुत प्रयास किया, सरकार नहीं समझी। ये देखा है ना, वीडियो वायरल होगा, देखा होगा। आज फिर से बता देता हूं आपको कि फिर यही उसमें हुआ था पहलवान आंदोलन में हरियाणा के अंदर। वहां से भी एक आदमी विधायक बन गया, वहां से भी पॉलिटिकल एस्पिरेशन पूरी हो गई।
यहां पर भी यही रिजल्ट निकलेगा। ये कसम खाते हैं कि हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, लेकिन इनमें से ही कोई आदमी आपको महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में दिखेगा, कोई कहीं की में दिखेगा, क्योंकि वो चेहरे फेमस हो चुके, देश के संसाधनों का नुकसान करके वो चेहरे फेमस हो चुके, देश के खिलाफ वो षड्यंत्र बनाकर वो चेहरे फेमस हो चुके। लेकिन हम नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम का अभाव है। और मानिए इस बात को, इसको गलत मत लीजिए कि मानिए हमारे अंदर राष्ट्र प्रेम का अभाव है। हमारे अंदर वो भाव है ही नहीं। जहां पंज प्यारे कह देते हैं कि हमें चिनवा दीजिए या कत्ल कर दीजिए, राष्ट्र के साथ झुकेंगे नहीं। जीते जी तो मातृभूमि को झुकने नहीं देंगे। दुश्मन कौन है, कैसा है, कितना बड़ा है, फर्क नहीं पड़ता। यह हमारे अंदर अभाव है, इसको मानना पड़ेगा। यह लाल किला है मेरे दोस्त। आप इसकी प्राचीर से जिस आदमी को बोलते देखते हैं, चाहे वो कोई रहा हो 1947 से 2026 तक, ध्यान रखना वो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार है। और अगर उसकी जिम्मेदारी, उसको गड़बड़ होती है, तो उसकी जिम्मेदारी लेना हमारा कर्तव्य है। लेकिन ध्यान रखना, जिस देश के लिए उसको रखा गया है, उस देश के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। जो सुरक्षा बल हमारी सहायता कर रहे हैं, उनके साथ हमें बदतमीजी नहीं करनी है, क्योंकि बाहर बैठा हुआ भेड़िया तक तक आकर टकटकी लगा रहा है कि कब इंडियन आर्मी और सरकार और वहां की जनता में क्लैश हो, वहां के जितने विभिन्न धर्म हैं उनमें क्लैश हो, और कैसे इसको गजबाए हिंद कर दिया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अंतिम सांस तक देश के साथ खड़ा हूं, मातृभूमि को अलग नहीं होने दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू।